बार यमुना एक्सप्रेसवे पर लैंड कराया लड़ाकू प्लेन, रोड को रनवे बनाने का टेस्ट हुआ सफल। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर केंद्र आज से करेगी कई कार्यक्रमों की शुरुआत। 25 मई को रैली करेंगी उपलब्धियों की बखान। एलजी के झगड़े पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नया बयान, कहा दिल्ली में ट्रांसफर इंडस्ट्रियां चल रही हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 24वीं पुण्यतिथि, वीर भूमि पर श्रद्धांजलि देने के लिए लगेगा नेताओं का जमावड़ा। पुण्यतिथि को आतंकवाद और आज से दिल्ली के कई इलाकों में हो सकती है पानी की परेशानी। मुख्यालय जलपुर में मरम्मत के चलते से सेवा होगी बाधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज और मैं आपके साथ हूं सुधा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस वे पर विमान की। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर, यूपी में मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 बार इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उतारा गया और ये एक प्रयोग था जो सफल रहा है। हम आपको बता दें, पहली बार सुबह 6:30 के करीब मिराज 2000 को उतारा गया और इसके साथ ही एयरफोर्स इस ताकत की जांच कर रहा था कि क्या आपातकाल स्थिति में दिल्ली लखनऊ के बीच एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन को उतारा जा सकता भी है या फिर नहीं। और इसके अलावा इस जगह से कुछ ही दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को जनसभा भी करने वाले हैं। इन तस्वीरों में हम आपको बता दें, साफ तौर पर मथुरा उत्तर प्रदेश यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर आज 2 बार इंडियन एयरफोर्स का ये प्लेन उतारा गया है। ये एक प्रयोग था जो काफी सफल रहा है और पहली बार सुबह 6:30 बजे के करीब मिराज 2000 को उतारा गया। एयरफोर्स की बात की जांच कर रहा है इस बात की कि क्या आपत्ति जो है आपातकाल स्थिति जो होती है उसमें दिल्ली लखनऊ के बीच एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन को उतारा जा सकता है या फिर नहीं। फाइटर प्लेन की लैंडिंग माइलस्टोन 118 के पास गई है और इस जगह से कुछ ही दूर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को जनसभा भी करने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे को तड़के 3 बजे से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और इस वजह से एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति रही है। कई गाड़ियां दोनों ओर काफी देर तक फंसी रही। हम आपको बता दें, ये जो टेस्ट हुआ है ये जो है पहली बार ये टेस्ट हुआ है और रक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल डेंजल किलर का कहना है कि दुश्मन के हमले के समय रोड को भी रनवे बनाना पड़ सकता है। आज का ये प्रयोग इस लिहाज से भी किया गया है कि दूसरे देशों में ऐसे प्रयोग होते रहते हैं, पर भारत में ये पहला मौका है जब रोड पर फाइटर प्लेन की सफल लैंडिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि आगे भी देश के अलग अलग हिस्सों में उन हाईवे की तलाश करेंगे जहां लैंडिंग हो सके और एयरफोर्स आपात स्थिति में सड़कों पर लैंडिंग की क्षमता बढ़ाने की योजना के तहत ऐसे टेस्ट कर रहा है। तो बिल्कुल एक बड़ा टेस्ट इसे माना जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे पर ये जो लड़ाकू विमान उतरा वो काफी सफल टेस्ट माना गया और वहीं पर अब ये कोशिश इनकी रहेगी कि जो है कई हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में इन हाईवे की तलाश वे करेंगे जहां पर ऐसी लैंडिंग हो सके। एयरफोर्स आपात स्थिति में सड़कों पर लैंडिंग की जो क्षमता है उसे बढ़ाने की योजना में इसके तहत जो है ऐसे टेस्ट करा रहा है। तो साफ तौर पर आज सवेरे की हम बात कर रहे हैं, मथुरा में पहली बार आज सुबह 6:30 बजे के करीब ये मिराज 2000 को उतारा गया और एयरफोर्स साफ तौर पर इस बात की जांच कर रहा है कि क्या आपात स्थिति में दिल्ली लखनऊ के बीच एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन को उतारा जा सकता है या फिर नहीं। लेकिन फाइटर प्लेन की लैंडिंग माइलस्टोन 118 के पास गई है और एक और जो अहम बात है इस पूरे मामले में वो हम आपको बता दें कि इस जगह से ही कुछ दूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को जनसभा भी करने वाले हैं। साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लैंडिंग हो रही है। 2 लैंडिंग की गई है। पहली लैंडिंग आप देख रहे हैं
जा रही है और दूसरी लैंडिंग में साफ तौर पर ये सफल अभियान, सफल टेस्ट माना गया है। ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे को तड़के 3 बजे से ही जो है आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और इस वजह से एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति रही है। कई गाड़ियां जो है दोनों ओर काफी देर तक फंसी रही, सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट के लिए जो है काफी जाम लगा हुआ था। और जब ये टेस्ट सफल तरीके से हुआ तो बात ये साफ हो गई कि कहीं ना कहीं अब सड़कों पर विमान उतारने का ये जो नया टेस्ट है वो सफल रहा है और अब एक बार फिर इस प्रकार के टेस्ट कराए जाते रहेंगे, ताकि जो अलग देशों में, जो बाहर के देश हैं, वहां पर इस प्रकार के टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन भारत में इस प्रकार का टेस्ट ये पहला टेस्ट था जो सफल हुआ है। साफ तौर पर 2 प्रकार की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पहली लैंडिंग है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो दूसरी लैंडिंग है उसकी तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये फाइटर प्लेन की लैंडिंग है जो पहली बार जो है भारत में इसका टेस्ट कराया जा रहा है। साफ तौर पर आपको बता दें, इस प्रकार की ये जो लैंडिंग है यमुना एक्सप्रेसवे पर ये लैंडिंग की गई है। बेहद अद्भुत चीज और बेहद पहला टेस्ट ये माना जा रहा है भारत का। साफ तौर पर ऐसा कहा गया है कि अलग जो बाहर के देश हैं वहां पर इस प्रकार के प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन भारत में ये पहला मौका है जब रोड पर फाइटर प्लेन की ये सफल लैंडिंग कराई गई है। और आपात स्थिति में सड़कों पर लैंडिंग की क्षमता बढ़ाने की योजना के तहत इस प्रकार के टेस्ट जो है वो कराए जा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में आप जिस विमान को देख रहे हैं ये एक लड़ाकू विमान है, इसका नाम है मिराज 2000, जिसे जो है 2 बार इसकी लैंडिंग की गई। पहली लैंडिंग आप देख सकते हैं और दूसरी लैंडिंग देख सकते हैं। मिराज 2000 को पहली बार जो है यमुना एक्सप्रेसवे पर सफल तरीके से इसका टेस्ट लिया गया। 2 बार इंडियन एयरफोर्स का ये फाइटर प्लेन उतारा गया है और ये प्रयोग जो है अपने आप में सफल रहा है। तो बिल्कुल अभी तक हमने आपको बताया आपकी सबसे बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर जो लड़ाकू विमान है वो उतारा गया। 2 प्रकार से जो है 2 बार इसकी लैंडिंग कराई गई जो सफल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जो इस वक्त की बड़ी खबर, जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो है ओसामा बिन लादेन। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन भले ही मारा गया हो लेकिन उसके कारनामे अब भी जिंदा हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उसकी एक डायरी भी सार्वजनिक कर दी है। अरब में लिखी लादेन की बातों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद यूएस खुफिया विभाग ने इसका एक हिस्सा मंगलवार को जारी किया है। आपको बता दें, डायरी में न सिर्फ आतंकी संगठन अलकायदा की वर्किंग का पता चला है बल्कि ओसामा का तबाही से प्यार भी खुलकर सामने आ गया है और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उसे कोई भारतीय भाई फंडिंग भी कर रहा था। बेहद अहम बात बताना चाहेंगे आपको कि ओसामा बिन लादेन से संबंधित ये बात है, जब आपको बता दें कि उसकी एक डायरी मिली है जिसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है। साफ तौर पर पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अमेरिका खुफिया एजेंसी ने उसकी एक डायरी है जिसे सार्वजनिक कर दी है। अरबी में लिखी लादेन की बातों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद यूएस खुफिया विभाग ने इसका एक हिस्सा जो है मंगलवार को साफ तौर पर जारी कर दिया। डायरी से न सिर्फ आतंकी संगठन अलकायदा की वर्किंग का पता चला है बल्कि ओसामा की तबाही से प्यार भी खुलकर जो है वो सामने आया है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि उसे कोई भारतीय भाई फंडिंग कर रहा था। यूएस खुफिया एजेंसी द्वारा जारी किए गए 15 पेज के दस्तावेज टेरर फ्रेंचाइजी में जो है ये खुलासा हुआ है कि लादेन ने मुंबई के 26/11 हमले को जाबाज और पुणे की जर्मन बेकरी के हमले को
खूबसूरत माना था। इसमें लादेन ने अलकायदा से जुड़े दुनिया भर के छोटे छोटे संगठनों की भी कहानियां दर्ज की थी। दस्तावेज से ये पता चलता है कि लंदन में बम धमाकों के बाद और पहले भी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और भारत में अमेरिका और यूरोप के लोगों को निशाना बनाने के लिए अलकायदा ने कामयाब ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। इस लिस्ट में कहीं ना कहीं मुंबई और पुणे के हमलों का भी जिक्र किया गया है। हम आपको बता दें, साफ तौर पर मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है और होटल ताज में विदेशी नागरिक बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और इसके अलावा जर्मन बेकरी पर भी विदेशी नागरिकों की भीड़ रहती है। डायरी से इस बात की तस्दीक होती है कि मुंबई और पुणे के हमलों के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही हाथ था। अमेरिकी एजेंसी ने लादेन की इस डायरी को खुफिया जानकारी का खजाना बताया है। डायरी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि लादेन अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और भारत में सिलसिलेवार हमले करना चाहता था। लादेन की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई थी और साफ तौर पर बता दें आपको कि आतंकी संगठन आईएस के लिए जिहाद में हिस्सा लेकर भारत लौटे। इस प्रकार की जो जानकारी है हम आपको साफ तौर पर दे दें, ये लादेन की डायरी का ऐसा कहना है। लादेन की जो डायरी है वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ढूंढ निकाली है, जिसमें बहुत सारी ऐसी अहम बातें खुलकर सामने आई हैं जिसे सुनने के बाद काफी चौंकाने वाली ये जो है वो बातें सामने आती हैं। और उस डायरी को साफ तौर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सार्वजनिक कर दिया है। हम आपको एक बात बता दें कि इस डायरी में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो साफ तौर पर अरबी में लिखी गई हैं और इसका साफ साफ मतलब होता है कि लादेन ने अपने मन की जो बातें थी वो उसने लिखी थी और उसमें साफ तौर पर वे बेहद खुश नजर आया। उसने बहुत खुशी के साथ अरबी शब्दों में ये लिखा है कि उसने खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया है। जो भी आतंकवाद हमले हुए थे उसको जो है उसने खूबसूरत का नाम दिया है। साफ तौर पर हम आपको बता दें कि 26/11 के हमले को जाबाज और पुणे की जर्मन बेकरी के हमले को उसने खूबसूरत माना है। इस प्रकार की ये बातें उस डायरी में साफ तौर पर लिखी गई हैं और लादेन की इस डायरी की हम बात कर रहे हैं जो कि अब सार्वजनिक हो गई है। लादेन के बाद अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं मोदी सरकार की, जिनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। जी हां, मोदी सरकार के 1 साल के पूरे होने पर केंद्र आज से कई कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी और इसके साथ ही मोदी सरकार ने 25 मई को रैली कर उपलब्धियों की बखान वो करने वाली है। साफ तौर पर आपको बता दें, मोदी सरकार के 1 साल का कार्यकाल जो है अब पूरा हो चुका है, जिसके साथ ही मोदी अब अपने मंत्रियों को लेकर एक बैठक उन्होंने कल ही की थी और अब आज के बाद से उन्होंने साफ तौर पर जो 1 साल में उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं उसका वो बखान करते नजर आएंगे। करीब 1 हफ्ते की विदेशी दौरे से लौटने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के कुछ सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग की है। इसमें सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने के मौके पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों की रूपरेखा जो है उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। हम बता दें, सूत्रों के मुताबिक से जो खबर सामने आ रही है उसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे, मोदी के साथ इस अहम मीटिंग में भाग लेने वाले जो मंत्री थे उनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी जो है साफ तौर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इन मंत्रियों से 1 साल के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों और उनके मंत्रालयों की अहम योजना के बारे में चर्चा की। तो साफ तौर पर इसमें इमेज का भी सवाल आता है, बीजेपी सरकार का इमेज कैसा रहा 1 साल में। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन द्वारा जुड़ने जा रही है हमारी संवाददाता अनीशा गांगुली। अनीशा, आपसे जानना चाहेंगे, 1 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा कर लिया है। अब इस 1 साल के कार्यकाल के बाद जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं कि जो उपलब्धियां नरेंद्र मोदी सरकार ने हासिल की है वो जो है उसको बताएंगे, तो इस पूरी चीज को आप किस तरीके से देखती हैं? जी सुधा, आपको बता दें कि 1 साल पूरे होने जा रहे हैं मोदी सरकार को। ऐसे में मोदी सरकार लगातार अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री खुद बार बार मीटिंग करे और आपको बता दें 500 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और 500 से ज्यादा जो जितने भी चुनावी क्षेत्र हैं वहाँ मंत्री खुद जाके, नेता खुद जाके जो है अपनी कामयाबी गिनाएंगे। तो 1 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में
अपने कामकाज के बारे में अपने चुनावी क्षेत्र में जाके बीजेपी नेता बताएंगे, वहाँ के लोगों को का मन टटोलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक साल हो गए जिस विकास के एजेंडे के साथ मोदी सरकार चली थी, तो उसका कहीं ना कहीं अब रिपोर्ट कार्ड देने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में मोदी सरकार भी इस चीज को लेकर काफी गंभीर है और लगातार जो है इस पे मीटिंग हो रही है, चर्चाएं हो रही है। और आपको बता दें कि 26 तक जो है जगह जगह जाके बीजेपी नेता अपनी उपलब्धियां लोगों को वहां पे गिनवाएंगे। जी, अपनी उपलब्धियां लोगों को गिनवाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे अनीशा, बात की जा रही है अच्छे दिनों की, बात की जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार के उपलब्धियों की जो उन्होंने एक साल में किया है। और वाकई ये बात सभी जानते हैं कि किस प्रकार की उपलब्धियां जो है इस एक साल में की जा चुकी हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, और साफ तौर पर वो अच्छे दिन किस प्रकार से सामने आए हैं ये तो फिलहाल 1 जून से वैसे भी पता चलने वाला है। तो क्या कहेंगी आप कि नरेंद्र मोदी सरकार जिस प्रकार से अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं और जो उपलब्धियां गिनवाने वाले हैं, क्या सच में वो उपलब्धियां उनके लिए सच साबित होने वाली है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अच्छे दिन के सपने लोगों ने देखे थे और जिस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत मिली थी मोदी सरकार को, अब 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन लोग अब समीक्षा मांग रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि वो अच्छे दिन कहाँ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे दिन की अगर जिस तरीके से लोग उम्मीद बैठाए थे, पूरी तरीके से उतने अच्छे दिन भी नहीं आए हैं। अगर किसानों की बात करें, महंगाई की बात करें, तो हर तरफ से लोगों को राहत नहीं मिली है। लेकिन इसका ये मतलब ये हम नहीं कह सकते कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। मोदी सरकार की अगर बात करें तो लगातार जनधन योजना, कई सारी जो है मोदी सरकार की तरफ से भी जो है कदम उठाए गए। ऐसे में मोदी सरकार खुद चाहती है कि ये सारे जो उपलब्धियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो है एक सवाल उठाने लगे हैं मोदी सरकार पे। आपको बता दें, दिल्ली में भी जिस तरीके से करारी हार मिली थी, उसके बाद बीजेपी सरकार को ज्यादा ही गंभीर है। और जिस तरीके से एक कहा जाए जो छवि बनी हुई थी मोदी सरकार की, वो ना डगमगाए, लोगों के मन में जो है भरोसा बना रहे, इसके लिए मोदी सरकार के हर एक नेता अपने चुनावी क्षेत्र में जाके लोगों से बात करेंगे। तो वही विपक्ष को एक मौका मिल गया है घेरने का। आपको बता दें, विपक्ष लगातार जो है मोदी सरकार पे मार्केटिंग का इल्जाम लगा रही है कि मोदी सरकार करती कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को इस तरीके से मार्केटिंग में वो माहिर है कि लोग जो है धोखा खा जाते हैं। तो विपक्ष को मौका मिल रहा है। तो वही मोदी सरकार जो अपने 1 साल में खूब जोर से जो है लोगों को अपनी कामयाबी गिनाने के फिराक में है। जी बिल्कुल अनीशा, जो बात कही आपने, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष की बात की है आपने, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की है कि मोदी सरकार को वो घेरेंगे। अब तक मोदी सरकार जब भी जनता के सामने आए हैं तो अपने भाषण के दरमियान ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही है कि जनता उनके बातों में आकर कहीं ना कहीं चुप रह जाती है, कुछ कहती नहीं कि शायद अब आने वाले दिनों में हमें अच्छे दिन मालूम पड़े। और साथ ही आपसे ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कही थी सत्ता में आने से पहले कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं खुद लोगों को अपने 1-1 साल के कार्यकाल के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी उपलब्धियां सामने आई हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो वो अपनी उपलब्धियां सामने लेकर आ रहे हैं और खुद जनता के सामने आकर वो अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, तो क्या कहती हैं आप, ऐसे में जनता कितनी बातों से इनकी बातों से कितना जो है जनता अपना कयास लगाया जाए कि जनता कितनी मान्य रहेगी इनकी बातों से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं, और अगर मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने वाली है। लेकिन सबसे अहम कड़ी जो है वो जनता है, जनता जनार्दन होती है। इसी जनता ने जो है मोदी सरकार को ऐतिहासिक जीत दी है। सबसे अहमियत रखता है जनता क्या सोचती है। अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष का कहना है कि हर वर्ग, अगर चाहे वो मछुआरा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, सब नाखुश है सिवाय उद्योगपतियों के, क्योंकि मोदी सरकार पे वो उद्योगपति का सरकार होने का इल्जाम बार बार लगा रही है, जुमलेबाजी की सरकार बता रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिस तरीके से एक जनता का भरोसा जीती थी, विपक्ष अब निशाने में घेरती आ रही है सरकार को। आपको बता दें, 26 तारीख को कांग्रेस एक बुकलेट भी जारी करने वाली है, जिसमें तमाम 1 साल में जो भी विफलताएं हैं सरकार की, वो उन्हें गिरवाने वाले हैं। विशेष तौर पे विदेश यात्रा पे उंगली उठाई जाएगी। जिस तरीके से लगातार विदेश यात्रा पे जाते हैं मोदी जी और वहां जाके जो है
कहीं ना कहीं देश और यूपी सरकार पे जिस तरीके से वो वहाँ पे भाषण देते हैं, तो उस पे कहीं ना कहीं निशाना साधेगी अपनी इस बुकलेट पे। और अगर मोदी सरकार की बात करें तो जनता जो है जनार्दन होती है, तो कहीं ना कहीं जनता पे एक दोबारा से यकीन किस तरीके से वो दिलाएगी, वो भी उस पर भी मोदी सरकार लगातार बिल्कुल जनता पर एक दोबारा किस प्रकार से यकीन दिला पाएगी नरेंद्र मोदी सरकार, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल अनीशा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे कर लिए हैं अपने 1 साल। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अब अपनी रैली शुरू करने का जो है एक मन बना लिया है। मीटिंग ली बुधवार को उन्होंने साफ तौर पर, और इस मीटिंग में उन्होंने कही है कुछ बातें, जैसे कि 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, जनता को कौन कौन से लाभ पहुंचे हैं, इसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे नरेंद्र मोदी और साफ तौर पर जनता के सामने आएंगे और बताएंगे कि 1 साल में उन्होंने जनता के लिए किस प्रकार से अच्छे दिन लाए हैं और क्या कुछ अच्छा अभी वो आगे लेकर आने वाले हैं। तो इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अपनी कामों को लेकर, अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के सामने आने वाले हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि या तो ये विपक्ष के द्वारा घिर सकते हैं या तो फिर जनता द्वारा जो चीजें सामने आएंगी, क्या जनता इनके उपलब्धियों से खुश है या फिर नाराज है, ये साफ तौर पर आने वाले दिनों में, यानी जो 24 मई 25 मई से जो रैली शुरू हो रही है उसके दरमियान हमें पता चल जाएगा। ये तो थी मोदी सरकार की बात, जिन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद अब अपनी उपलब्धियों को गिनाना शुरू करने की बात कही है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। अगली जो बड़ी खबर है, बता दें आपको, एलजी और केजरीवाल के बीच खींचातानी जो है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है। और एलजी के झगड़े के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में ट्रांसफर इंडस्ट्रियां चलाई जा रही थी, जब केजरीवाल सरकार ने इसके खिलाफ में कदम उठाने पर ये नतीजा जो है, ये पूरा नतीजा सामने आया है। ये ट्रांसफर इंडस्ट्री में करोड़ों और लाखों रुपए कमाए जाते हैं। तो फिर एक बार विवादित बयान, वो भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा ये बयान दिया गया है। दिल्ली में ट्रांसफर इंडस्ट्रियां चल रही है, ऐसा सिसोदिया का कहना है। साफ तौर पर उपराज्यपाल नजीब जंग पर ताना कसा है और इसके खिलाफ कदम उठाने पर नतीजा इस प्रकार का हुआ है। बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया का ये बयान है, कई दिनों से जो है केजरीवाल और नजीब जंग के बीच ये लड़ाई छिड़ी हुई है। साफ तौर पर नियुक्ति को लेकर ये लड़ाई छिड़ी हुई है। वहीं पर अब एक नया विवादित बयान जो है मनीष सिसोदिया द्वारा दे दिया गया है और साफ तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है कि दिल्ली में ट्रांसफर इंडस्ट्रीज चलती है, कारोबार जो है वो कहीं ना कहीं मिला जुला है, ऐसा उनका कहना है साफ तौर पर। इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन द्वारा हमसे जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता राजकुमार सिंह। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये जो मामला है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पर अब एक नई चीज और आ गई है सामने। मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बयान दिया है कि दिल्ली में ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप कि उनके इस बयान के बाद तो साफ तौर पर अब उपराज्यपाल यानी एलजी की तरफ से भी बयान जरूर आएगा, मतलब दोनों पक्ष आमने सामने अब कहीं ना कहीं भिड़ते नजर आ रहे हैं। प्रिंस, देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज तो ये कि इससे पहले कुछ दिन केजरीवाल ने खुद ही कुछ अफसरों का ट्रांसफर किया था, जिस पर नजीब जंग ने रोक लगा दी थी। इसके बाद विवाद और बढ़ गया, क्योंकि अब बात सीधे तौर पर लड़ाई की हो चुकी है और ये बात अब राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब आपके ही एक नेता मनोज सिसोदिया का जो बयान आ रहा है कि ये ट्रांसफर का खेल चल रहा है, जो कि ये खुद उनको समझना चाहिए कि उन्हीं के सीएम केजरीवाल ने पूरे ट्रांसफर के कागजात तैयार किए थे और ट्रांसफर के ही सारी चीजें आप सरकार की तरफ से की गई थी। इसके बाद अब वापस उसी ही पार्टी के नेता द्वारा इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं एक नया मोड़, नया विवाद पैदा करता है और ये लोग खुद से ही, अगर देखा जाए तो अपनी पार्टी की छवि खुद से खराब करने पर लगे हुए हैं। अपने पार्टी की छवि खुद से खराब करने पर लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल राजकुमार आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाए तो अब ये मामला खत्म होता नहीं नजर आ रहा, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ेगा या फिर अब इसके समाप्त होने की कोई ना कोई कुछ कयास दिख रहे हैं आपको? देखिए, जिस तरीके से बताऊं कि जो हालात पिछले कुछ दिनों बने हुए उसे देखते हुए मामला इतनी जल्दी कहीं शांत होने को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल ना झुकने को तैयार है, ना ही उपराज्यपाल नजीब जंग झुकने को तैयार है। मामला इतने से समझा जा सकता है कि मामला अब राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है और यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही अहम पदों पर है। इसलिए अभी इस पे कुछ भी कहा जाना
थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कल गृह मंत्री ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्होंने ये बयान जारी किया कि अगर दोनों आपस में आपसी सहमति बना लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिल्कुल आपसी सहमति बना ले राजकुमार तो बेहद ठीक होगा। ऐसी बात तो खुद सामने से आ रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना कुछ इसमें जो है नया मोड़ आता है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साफ तौर पर ये देखा आपने किस प्रकार का बयान मनीष सिसोदिया ने दिया है। इसके अलावा हम आपको वो सुना देते हैं कि क्या कुछ मनीष सिसोदिया ने कहा है। आइए सुनते हैं मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक धंधा बनी हुई थी, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। उसको हमने रोका है पिछले 3 महीने में। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं योग्य अधिकारियों के ईमानदारी से, जिसकी जहां योग्यता है वहां किए हैं हमने। इससे बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। पहले करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमाए जाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग से, पूरी इंडस्ट्री चलती है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसको हमने रोका है, इसलिए बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। तो बिल्कुल आपने देखा किस प्रकार से मनीष सिसोदिया ने ये बात कही। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जो है दिल्ली में ट्रांसफर इंडस्ट्रीज चल रही हैं। अब इसके बाद क्या कुछ नया मोड़ आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज। छह पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. नीचे। काकी घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा विमल हरिया सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला?